press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो पाठ कराने जा रही हूँ वो है स्पर्श भाग 2 का पाठ। उससे पहले मैं आपको पाठ की रूपरेखा कह सुनाऊंगी। कहते हैं ना कि गागर में सागर, ये क्या है? एक मुहावरा है जो इस मुहावरे को जीवंत करते हुए ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। यानी थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना, इसलिए यहाँ पर मुहावरा कहा गया है गागर में सागर। जब कभी ये गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार को गही रहे थोथा देय उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी ये काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। यानी रविंद्र केलेकर, इन्होंने इस पाठ में ऐसा ही कहा है कि देखने को तो पाठ बहुत छोटा है लेकिन उसके अर्थ समझना उसमें बहुत कुछ ज़्यादा है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। यानी थोड़ा सा कहना है और बहुत कुछ समझना है। ये प्रसंग महज पढ़ने सुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। यानी कि इसमें पतझड़ की टूटी पत्तियां बोल के एक पाठ है, इसमें 2 घटनाएं घटित हैं। उसमें से मैं आपको दूसरी घटना के बारे में आज कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है झेन की देन। झेन की देन। आप सोच रहे होंगे कि ये झेन क्या है। ये झेन जो है इसे समझना बहुत ही कष्टदायक होता है, लेकिन समझेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। यानी कि ये झेन की देन जो है ये बौद्ध धर्म में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है। यानी कि ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं ना, वो जापानी लैंग्वेज में क्या है, झेन यानी मेडिटेशन, ध्यान, उसकी याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या ने बिजी लाइफ में भी वहाँ के लोग जो हैं कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं इसी झेन की देन के कारण। जापान ने क्या दिया है? ये झेन। ये पाठ हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कराती हूँ लेखक परिचय, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, जन्म स्थान मैं आपको बताऊंगी। इनका जन्म 7 मार्च 1925, स्थान कोंकण क्षेत्र, कोंकण। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य वहाँ तक पहुँचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक
और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, यानी कोंकणी लैंग्वेज में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। काका कालेलकर का लिखा हुआ पाठ भी आप पढ़ चुके होंगे ना, आपकी कक्षा 7 में। तो उनके अनेक पुस्तकों का संपादन और इन्होंने उसका अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियाँ। ये हैं इनकी कृतियाँ। इनकी कृतियाँ मराठी में भी है, कोंकणी में भी है और हिंदी में जो है वो है पतझर में टूटी पत्तियाँ। पतझड़ का मौसम रहते हैं ना, स्प्रिंग में जब सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं, टूटी पत्तियाँ। इसमें जो 2 घटनाएं हैं उसमें दूसरी घटना है झेन की देन। तो चलिए करते हैं पाठ का आरंभ। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। इन्हें लेखक जो हैं वो अपने मित्र से पूछ रहे हैं, जब वो जापान गए हुए हैं वहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ के लोग, यानी जापान में रहने वाले लोग, जापान में रह रहे लोगों में कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं उनको, क्योंकि वहाँ का जनजीवन जो है बहुत ही व्यस्त है। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। तो कौन सी बीमारी अधिक होती है जापान के लोगों में? मानसिक बीमारी यानी क्या होती है, किससे रिलेटेड? दिमाग यानी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है ये बीमारी। यानी उसके साथ में आपको मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है मानसिक। मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क संबंधी यानी दिमागी संबंधी बीमारी जो है ये जापान के लोगों में अधिक होती है। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। कि 80% यानी 80% लोग क्या है? मनोरुग्ण। तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, तनाव, डिप्रेशन, तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, यानी मनोरुग्ण। यानी 80% लोग जो है वो क्या है? मनोरुग्ण हैं। ये उनका रोग है। तो इसकी क्या वजह है? फिर से लेखक पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों वो मनोरुग्ण हैं। तो उनके मित्र कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है ना, हमारा लाइफ जो भी है आजकल हम देखते हैं ना, हर कोई व्यक्ति आजकल क्या है, बहुत बिजी रहता है, अपने कामों में उलझा हुआ। किसी से भी बात करो तो बातें कम, बड़बड़ाता ज़्यादा है, वो चलता कम, भागता ज़्यादा रहता है। ऐसा हो गया है आजकल का जनजीवन। तो वहाँ की भी क्या है, जीवन की जीने की रफ्तार जो है, स्पीड जो है वो बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। जापान में लोग कैसे हैं? भागे 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 से दिखते हैं, कोई भी चलता हुआ हमें नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों? बिजी लाइफ के कारण। कोई बोलता नहीं, बकता है। बातें करने की उन्हें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, बस बकबक करता रहता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। जब लोग वहाँ पे अकेले रह जाते हैं तब भी वो क्या करते हैं? अपने आप से सेल्फ बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी जापान वाले क्या है, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा यानी होड़, कंपटीशन, होड़।
एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। तो अमेरिका वालों से इन्होंने कौन सी होड़ा-होड़ी करने लगे ये लोग, इन्हें एक महीने में पूरा होने वाला काम, जिस काम को करने के लिए एक महीना पूरा लगता है, उसको सिर्फ एक दिन में ही कर दिखाएंगे। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने कोशिश करनी शुरू की। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। दिमाग जो है हमेशा क्या है, बहुत तेज़ रहता है, दौड़ता रहता है। उसकी रफ्तार जो है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। जब हम उसे स्पीड, उस पर जोर दें, उस पर बल दें, तो क्या होता है, वो 1000 गुना ज़्यादा काम करने में लग जाता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन क्या है, टूट जाता है ना। दिमाग को क्या करना है, आराम भी दिया करना है, आराम देना है सबसे पहले, वरना वो इंजन जो है वो टूट जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाते। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। इसीलिए डिप्रेशन की लाइफ वहाँ के लोग क्या है, जी रहे हैं तनाव में। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, यानी लेखक के मित्र जो हैं, लेखक को कहाँ ले गए, टी सेरेमनी। ये टी सेरेमनी है क्या, टी सेरेमनी किसे कहते हैं, ये भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एक एक प्रश्न के लिए। इन्हें चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चानोयू कहते हैं। टी सेरेमनी जहाँ पर बैठकर आपस में दोस्त चाय पीने के लिए जाते हैं ना, जैसे कि कॉफ़ी डे, टी डे, तो यहाँ पर इट्स टी सेरेमनी को जापान में उसे क्या कहते हैं, जापानी भाषा में टी सेरेमनी को जापानी भाषा में टी सेरेमनी को क्या कहते हैं, चा नो यू, चा नो यू। ये चा नो यू क्या होता है, चा नो यू टी सेरेमनी को कहा जाता है। यानी जापान में चाय पीने की विशेष आयोजन किया जाता है जिसे टी सेरेमनी कहती हैं, और इसे जापान में चा नो यू कहा जाता है। वो एक 6 मंजिली इमारत थी जहाँ जिस स्थान पर ये लोग चाय पीने के लिए गए हैं, उसके फ्लोर कितने हैं, 6th फ्लोर पे है। यानी देखें ना, ग्राउंड फ्लोर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी 6ठे फ्लोर पर 6ठी मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई, मैट की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी है। यानी कि पर्णकुटी किसे कहते हैं, जिस पर ग्रास डालकर ऊपर छत बनाई जाती है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। यानी कि इस तरह की कुटी को पर्णकुटी कहते हैं। और ये कैसी है, दफ्ती की दीवारों वाली, यानी आपने प्लाईवुड देखा होगा, प्लाईवुड जो कि वुड का रहता है, प्लाईवुड जो रहता है, उस तरह की ये दीवारें हैं, शीट्स की दीवारें बनी हुई हैं, दफ्ती की दीवारें, और तातामी की ज़मीन वाली, यानी ज़मीन पर क्या है, सिर्फ चटाई वहाँ पर बिछाई गई है, और ऊपर जाके देखें तो एक सुंदर सी वो पर्णकुटी है। यानी इसके दीवारें जो हैं वो दफ्ती की बनी हैं, प्लाईवुड से बनी हैं, और नीचे एक चटाई बिछाई गई है, और उसके ऊपर जो है घास डाली गई है छत के रूप में। और उस पर्णकुटी के बाहर जो है बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है। यानी बेढप किसे कहते हैं, जिसका कोई शेप ना हो, ठीक तरह का उसका पूरा प्रॉपर शेप ना हो, इस तरह का एक मिट्टी का वहाँ पे क्या है, मड पॉट रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ था। यानी मड का एक पॉट रखा हुआ है, उसमें पानी है। तो हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। तो लेखक और उनके मित्र जो वहाँ पर ऊपर 6 मंजिला इमारत पर चढ़कर गए, उसकी छत पर वो दफ्ती की दीवारों वाला एक पर्णकुटी थी, जिसमें चटाई यानी मैट्रेस बिछाई गई थी, और उसके बाहर एक बेढब सा एक क्या रखा है, मटका, मिट्टी का वो एक बर्तन रखा है जिसमें पानी है। उस पानी से लेखक और उनके मित्र क्या है, हाथ पांव धो लेते हैं। तौलिए से पोंछे।
तो टवल ले लिए, उन्होंने अपने हाथों को पोंछा, फिर अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन है? चाय देने वाला, वहाँ पे जो बना कर देता है उसको चाजीन कहते हैं। जापानी विधि से चाय पिलाने वाला चाजीन कौन है? जापानी विधि से, वहाँ के मेथड से चाय पिलाने वाला। जापानी विधि से चाय पिलाने वाले को हम चाजीन कहते हैं। तो अंदर वो बैठा हुआ था, हमें देखकर वो खड़ा हुआ। इन्हें वहाँ की तमीज़, वहाँ का तरीका हमें बस वही इसमें देखते जाना है कि कितना अच्छा, कितना गुड मैनर्स वहाँ के लोगों में है। तो वो जाते ही लेखक और उनके मित्रों को देखकर बैठा हुआ व्यक्ति उठ खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। उसने कमर अपनी झुकाई और हमें उसने प्रणाम किया, इन्हें वेलकम किया। दे झो, और झुककर क्या बोला? दे झो, यानी कि इसका अर्थ क्या है? दे झो। दे यानी आइए, झो यानी बैठिए, तशरीफ़ रखिए। तशरीफ़ रखना यानी बैठना। आइए बैठिए करके वो लेखक और उनके साथियों का क्या कर रहा है? वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। तो दो झो बोल के उसने क्या किया? उनका स्वागत किया। दो झो, दो आइए, झो बैठिए। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलझाई, तो उसने उनको बताया कि कहाँ पर बैठना है। लेखक और उनके मित्र बैठ गए और उसने जल्दी जल्दी से वो अंगीठी सुलझाई जिस पर वो चाय बनाने वाला था, यानी कि स्टोव कहते हैं ना। उसने स्टोव को ऑन किया, उस पर चायदानी रखी। चायदानी जिसमें हम चाय बनाते हैं ना, टी पॉट, वो चायदानी उसने उस अंगीठी पर रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। बगल का कमरा यानी वहीं पर नेक्स्ट रूम में गया वो, बगल के कमरे में, बाजू वाले कमरे में जाकर कुछ प्लेट्स और कप और सासर ले आया। तौलिए से बर्तन साफ़ किए। उसने जो पर साफ़ सुथरा सा तौलिया जो रखा हुआ था, उसे उसने सारे के सारे वेजल्स जो हैं सफाई किए उनकी। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। यानी सारे का सारा काम वो इतनी काम क्वाइट होकर, इतना शांति से वो इतना अच्छा कर रहा है। सारी की सारी क्रियाएं उसकी गरिमापूर्ण ढंग, गरिमापूर्ण ने इतने अच्छे तरीका, इतने अच्छे ढंग से कर रहा है वो कि उसकी हर एक्शन में क्या है? मानो एक जय जयवंती का सुर गूंज रहा है। ये जय जयवंती, जय जयवंती क्या है? एक राग का नाम है वो। जय जयवंती एक राग का नाम है, मानो जैसे कि वो म्यूज़िक गूंज रही हो। और वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। यानी इतनी ऊपर की इमारत के ऊपर, सबसे ऊपर 6ठे फ्लोर पर गए हैं। 6 मंजिला इमारत पर वो वहाँ की छत पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर चटाई उस पर बिछी हुई, उस पर बैठे हैं वो लोग। फिर ऊपर छत जो है वो पर्णकुटी है और उनको बिठाकर वहाँ पर ये जो चाय, अंगीठी पर जो चाय बना रहा है, इतना वहाँ का शांत वातावरण है कि वो चाय जो पानी पक रहा है उसकी आवाज़ भी ये लोग सुन रहे हैं। इतना मौन है, मौन था वहाँ पर। चाय तैयार हुई तो ये लेखक और उनके मित्र बैठे हैं और चाय जी ने चाय तैयार कर ली है। उसने वो प्यालों में भरी जो चाय बनाया था और जो वेजल्स उसने लाए थे, जो बर्तन, वो चाय उसने प्यालों में भरी। प्याला यानी कप्स में वो चाय डाल दी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। फिर वो प्याला, चाय का प्याला यानी टी कप लाता है, इन मित्रों के सामने, लेखक के सामने वो रखता है। वहाँ हम 3 मित्र ही थे।
यानी कि वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों का जाना ही अलाउड था, वहाँ पर एंट्री सिर्फ 3 ही लोग कर सकते थे। तो लेखक और उनके मित्र मिलाकर 3 ही व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती थी, यानी ये जो भी विधि वहाँ पर होती है उसमें क्या है, शांति। यानी कि इतनी बिजी वहाँ की लाइफ है तो कुछ क्षण दिमाग को रेस्ट देने के लिए ही यही एक विधि है, शांति। तो वही मेन इम्पोर्टेंट है। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, यानी 3 से अधिक गए तो अशांति मचा देंगे, है ना। और उनकी विधि में था शांति, यानी माइंड को पीस देना। तो इसलिए वहाँ सिर्फ कितने लोगों की एंट्री थी, सिर्फ 3 लोगों की। और उसने जिस तरह से चाय बनाई, उन प्यालों में डाला, सामने ला कर रखता है, तो पता है आपको उसमें चाय कितनी है, सिर्फ 2 घूंट, यानी ओनली 2 सिप्स। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, सिर्फ 2 घूंट उस कप में चाय दी गई। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे, यानी हमारे इंडिया में क्या है, जब भी चाय मिलती है तो बस 2 ही सिप में फिनिश करके, वो भी फुल कप चाय जो है 1 सेकंड में ही फिनिश करके रख देते हैं। यहाँ पर चाय जीन जो लाया है चाय वाला, उसमें सिर्फ 2 घूंट हैं और उन 2 घूंटों को लेखक और उनके मित्र एक एक बूंद करके पी रहे हैं, यानी एक एक बूंद करके वो चाय को पीते जा रहे हैं। क्योंकि 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी तो बूंद बूंद करके, ड्रॉप पे ड्रॉप पी रहे हैं। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे, बस ओंठों को लगाया, मुंह तक ले गए उस कप को, एक प्याले में पूरा का पूरा एक प्याला भी 2 घूंट भी वो नहीं पी रहे हैं, एक एक ही ड्रॉप करके बूंदों को चाय पी रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। चाय कितनी है, सिर्फ 2 घूंट, और ये पीने के लिए समय कितना ले रहे हैं, 1.5 घंटा, 1.5 आवर ले रहे हैं। तो ये इस तरह का मज़ा चाय पीते हुए ले रहे हैं। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, मैं हैरान था। पहले कितने 10-15 मिनट, 10 to 15 मिनट जब वो पी रहे थे एक एक बूंद करके, लेखक जो है उलझन में पड़े हैं, कोई बात, कोई चिंता में डूबे हुए हैं। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। माइंड जो कहीं, दिमाग जो किसी उलझन में डूबा हुआ था, जैसे ही वो एक एक बूंद चाय की पीते जा रहे हैं, वैसे 10-15 मिनट के बाद इनका दिमाग की रफ्तार जो है धीमी होती आ रही है, एकदम रिलैक्स मिल रहा है उनको। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। थोड़ी ही देर में वो उलझन जो डूब गए थे वो सब पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, एकदम रिलैक्स, एकदम शांति। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। अनंत काल यानी जिस काल का कोई अंत ही ना हो, यानी उसमें मैं डूब गया हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा है, यानी माइंड इतना फ्री है, इतना रिलैक्स है कि उन्हें सन्नाटा जो है, सन्नाटा यानी चुप्पी, एकदम साइलेंस, वो साइलेंस भी क्या है, इन्हें सुनाई दे रहा है। मतलब दिमाग यहाँ पर इतना शांत है। तो यही है वहाँ की स्पेशल देन। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों में खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, है ना। यानी कि हमारे जीवन में जो बीत गया है, या तो हम उन यादों में खो जाते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, भविष्य के जो रंगीन सपने हमारे हैं, हम वो करेंगे, ऐसा बनेंगे, वो न जाने क्या क्या भविष्य के बारे में विचार करेंगे, उसमें डूब जाएंगे, है ना। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल क्या है, मिथ्य हैं, यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों क्या है, वेस्ट हैं, क्या है, मिथ्य हैं, व्यर्थ हैं। उनके सोच, जो बीत गया उनके बारे में सोच के करना क्या है, और जो आया नहीं है उसके बारे में सोचना क्या है। हमें सोचना है तो सिर्फ अब के समय का, जो वर्तमान स्थिति में हम जी रहे हैं, अब क्या करना है, बस इसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए, है ना। देखो, एक चला गया है, यानी पास्ट, बीता हुआ समय, भूतकाल जो है वो चला गया है, ऑलरेडी पास्ट। दूसरा आया नहीं है, फ्यूचर, यानी भविष्य काल जो है, हमारा भविष्य अभी आया नहीं है।
तो हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, अभी प्रेजेंट जो क्षण हम जी रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट लाइफ में, तो वही क्या है, सत्य है, वही सच्चा है। ठीक है, उसी में हमें जीना चाहिए। बेकार में आगे की या पीछे की ओर हमें झांकना नहीं है। बस जीना है तो आपके प्रेजेंट समय का लिए ही हमें जीना है, वर्तमान क्षण के बारे में ही सोचकर जीना है, और वही क्या है, सत्य है, सच्चाई है। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे तो सिर्फ 2 चुस्की, सिर्फ 2 सिप्स, चाय के सिर्फ 2 सिप थे, और ये एक एक बूंद करके पी रहे हैं और उसका मज़ा आनंद ले रहे हैं। और कितने घंटे लगाए, 1.5 घंटा लगाए सिर्फ 2 चुस्कियाँ पीने के लिए। 15 मिनट के बाद में लेखक का दिमाग जो है एकदम कूल होने लगा, रिलैक्स होने लगा। इन्हें ऐसे समझो कि उनके अब आगे पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, अब जी रहे हैं तो सिर्फ वो प्रेजेंट में। यानी कि चाय जब वो पी रहे थे तो उनके माइंड से पास्ट जो है और फ्यूचर जो है दोनों काल चले गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, यानी जिस काल का कोई अंत ही ना हो, इतना वो बड़ा सा था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मुझे मालूम हुआ, यानी जीवन, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, मुझे ये उस समय पता चला जब मैं जापान की दी हुई उस चाय को पी रहा था। झेन परंपरा की ये बड़ी देन मिली है जापानियों को, यानी वहाँ के जी रहे लोग जो बिज़ी लाइफ में जी रहे हैं, उनको क्या है, वहाँ की ये देन जो है एक अवार्ड के रूप में यही झेन परंपरा है, यानी कि चाय पीने की परंपरा जो है, जिसे पीते पीते वहाँ के लोग एकदम शांत हो जाते हैं, रिलैक्स फील होते हैं, दिमाग को कुछ शांति मिलती है उनकी। समझ में आया बच्चों, यही है झेन की देन। मैंने आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और झेन किसे कहते हैं वो भी आप समझ गए होंगे, है ना। वहाँ पे जापान की आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। टी सेरेमनी, टी सेरेमनी को क्या कहते हैं? टी सेरेमनी को जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। और 2 झो, यानी आइए तशरीफ़ रखिए, आइए बैठिए, 2 झो। यहाँ पर आपके लिए कुछ इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं। यानी लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? और चार्जिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? यहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ये पाठ पढ़ना है और समझकर आपको स्वयं इसमें भाषा अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक समझते हैं? ठीक है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? स्पष्ट कीजिए। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। यानी कि इसके आपको आशय स्पष्ट करना है इनका। और यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। व्यवहारिकता, आदर्श, सूझबूझ, विलक्षण, शाश्वत। यानी विलक्षण यानी अद्भुत। लाभ हानि का विग्रह इस प्रकार होगा, लाभ और हानि। ये भाषा अध्ययन में
पूछी जाने वाली आपके यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको उसका विग्रह किस तरह से करना है, बस मैं आपको ये समझाऊंगी, बाकी का आप स्वयं कर सकते हो। यानी कि लाभ हानि भाषा अध्ययन में दिया गया है लाभ हाइफन हानि। इसे हम क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह कहते हैं, सामासिक चिन्ह। और वो किस लिए डालते हैं हम, अब हमें इसका विग्रह करना है। यानी कि विग्रह करने पर क्या होगा, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, ये सामासिक चिन्ह जो है और हटाकर हम इससे सामासिक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में हम अक्सर देखते हैं कि बीच में इस तरह से हाइफन आता है, सामासिक चिन्ह आता है। दिन रात, माता पिता, राम और श्याम, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व यानी जिसमें दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं, दोनों में क्या है आप इक्वल रहते हैं। वो दोनों पदों के बीच योजक शब्द का लोप करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। यानी योजक शब्द जो है और जो है योजक शब्द है, इसको लुप्त करने के लिए इसको हम हटा देंगे तो वहीं पर क्या होगा, उसका हम चिन्ह यानी योजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह को योजक चिन्ह भी कहते हैं, तो उसको हम लगाते हैं। इसी तरह से नीचे दिए गए द्वंद्व समास का आपको विग्रह करना है। माता पिता, यानी बहुत आराम है, बहुत आसान है, आप ही सेल्फ कर सकते हो। माता पिता यानी कि माता और पिता और लगाना है वहाँ पे सामासिक यानी योजक शब्द लगाना है। इसी तरह से आप बाकी के भी कर सकते हो। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, अन्न जल, अन्न और जल, घर बाहर, घर और बाहर, देश विदेश, देश और विदेश। इसी तरह से नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने हैं। सफल, सफलता, विलक्षणा, विलक्षणता, इस तरह से आप छात्र जो है स्वयं करें। ठीक है बच्चों। 5th मेन में नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में आपको क्या है, बदल कर लिखना है। संयुक्त सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आप बखूबी जानते होंगे। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, यानी आपको क्या है संयुक्त बनाना है। नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ना है, जोड़कर एक वाक्य में बनाना है। अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। इस तरह से आप बाकी के जो कुछ भी हैं, यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य भी बनाने के लिए पूछा गया है। आशा करती हूँ आप स्वयं लिख सकोगे। यानी योग्यता विस्तार में भी आपको कुछ प्रश्न आए हैं। पाठ में वर्णित टी सेरेमनी का शब्द जो है उसका चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आप लिखने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद।